प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, दैट इज कास्टिंग। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? द प्रोसेस व्हिच गिव द इनिशियल शेप एंड साइज टू द प्रोडक्ट। ठीक है, वो इनिशियल शेप एंड साइज देते हैं। यदि आपको जो शेप चाहिए, जो साइज चाहिए, इट इज गेन बाय द प्राइमरी, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस, तो फिर हमें सेकेंडरी की कोई जरूरत नहीं है। इफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज नॉट अचीव्ड थ्रू द प्राइमरी, जो भी आप एक्सपेक्टेड है आपका शेप एंड साइज, वो प्राइमरी के थ्रू अचीव नहीं हो पा रहा है, देन यू गो फॉर द सेकेंडरी, तब हम सेकेंडरी के बारे में सोचते हैं। इन द प्राइमरी, ठीक है, we classified all the activities two part mainly. The first is casting and the second is your metal working or metal forming. The unit number 2 is related to primary manufacturing process and that is your metal working or metal forming. हमने उसमें क्या किया था कास्टिंग में? इन द कास्टिंग we pour the liquid metal inside the cavity. हम लिक्विड मेटल को केविटी के अंदर डाल रहे थे एंड द केविटी इज रिप्लिका ऑफ आवर प्रोडक्ट। और जो केविटी थी वो क्या थी? जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका एक डुप्लीकेट कॉपी था। इस तरह हम शेप एंड साइज, जो फाइनल शेप एंड साइज वो गेन कर पा रहे थे। लेकिन मेटल वर्किंग में हम क्या करते हैं? वी अप्लाई द फोर्स। हमें पता है मटेरियल इज डिफॉर्म अंडर द फोर्सेस। ठीक है, जो जनरली जो मेटल्स होती हैं, जब उनको फोर्स प्ले करते हैं मोर देन द इलास्टिक लिमिट, दे आर परमानेंटली डिफॉर्म। ठीक है, जो उन्हें डिफॉर्मेशन करके जो शेप चेंज हुई है वो परमानेंट रहती है। और ये तो हमारा टारगेट है कि हमें शेप और साइज जो हम चाहते हैं वो गेन हो जाए। इसका मतलब क्या है कि दिस कैन बी हैपन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्सेस को अप्लाई किया जाए और फोर्स को अप्लाई करके मटेरियल को परमानेंटली डिफॉर्म कर दिया जाए। and that process is known as a metal forming. Form means to give the shape. Form का मीनिंग क्या है यहाँ पर? The form means to give the shape, shape देना, size देना। ठीक है, वर्क का मतलब to perform the mechanical activities. वर्क का मतलब क्या है यहाँ पर? To perform the mechanical activities. Mechanical is to apply the forces on the material. Force can be compressive, force can be tensile, force can be shear forces और combination of these forces. ठीक है, फोर्स का नेचर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। वो अपने, ठीक है, वो हमारे जब फॉर्मिंग करेंगे उस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे इन डायग्राम्स में दिखाया गया है। ठीक है, दे आर टू रोलर, ये दो रोलर्स हैं। ठीक है, एंड दैट इज द थिक प्लेट। ये कोई थिक प्लेट है और उसके में क्या करनी है? थिकनेस रिड्यूस करनी है, रिड्यूस द थिकनेस। ठीक है, द अल्टीमेट टारगेट इज टू रिड्यूस द थिकनेस। थिकनेस रिड्यूस करो तो टू डायमेंशन विल बी इंक्रीज because the total volume of the material is a constant. Total volume of constant है। तो when you pass this plate between two roller, ठीक है, दो रोलर के बीच में पास करोगे, these roller are rotating, रोलर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, the gap between two roller is less than the width of plate। जो रोलर के बीच में गैप है वो आपकी प्लेट की विड्थ से कम है, तो क्या करेगा? इट अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्सेस एंड डिफॉर्म द मटेरियल into a thin sheet। मेटल को डिफॉर्म करके उसकी विड्थ को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो दैट इज ए मेटल वर्किंग, मेटल फॉर्मिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली दैट इज ए वायर, को थिक वायर आपके पास, एंड यू वांट टू रिड्यूस, यू वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर। अब उस वायर की लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो, तो अप्लाई द टेंसाइल फोर्सेस, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो बिफोर द फ्रैक्चर द लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। तब तक फ्रैक्चर नहीं होगा, लगातार वायर की क्या होगी? लेंथ बढ़ेगी, लेकिन अंदर टू डायमेंशंस पे डिक्रीज करेंगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये वायर ड्राइंग पे दिखाया गया है। ठीक है, देखो ये वायर को यहाँ पर पुल किया जा रहा है, वायर को क्या किया जा रहा है? पुल। ठीक है, तो पुल करने से उसका क्या होगा? लेंथ इंक्रीज करेगी। तो ऑल द एक्टिविटीज which are used to deform the material permanently to give the desired shape and size, that is known as the metal working or metal forming. Plastically means permanent deformation. The word is plastically. Plastically means यहाँ पर जो आपके मैकेनिकल के अंदर यहाँ पर जो प्लास्टिकली वर्ड यूज किया गया है टू शो द परमानेंट डिफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? हेलो, ओके। ठीक है, तो दे आर you can apply the tensile forces, you can apply the compressive forces, you can apply the shear forces and combination of these forces. According to the different type of forces, we classified number of parts
We classify the activities in number of parts like forging, extrusion, wire drawing, etc. ठीक है, we mainly concentrate on the metal working activities which are described in your syllabus. ठीक है, सभी एक्टिविटीज जो है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो भी जो बेसिकली हम लोग एक्टिविटीज पर फोकस करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है। फर्स्ट इज forging. Forging means the applied forces is a compressive in nature. Means you give the desired shape and size to the product, to the material, under the application of compressive forces, and that is known as the forging. इसी को forging बोलते हैं, क्योंकि जो मेटल वर्किंग में हो रहा है वही फोर्जिंग में होगा, बस यहाँ पर जो फोर्सेज हैं उनका नेचर डिसाइड कर दिया हमने। द फोर्स का नेचर क्या है, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेज होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। फोर्जिंग मींस ऑल द एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएंगी सभी एक्टिविटीज के अंदर कंप्रेसिव फोर्स ही अप्लाई होगा, उसके अलावा कोई सेकंड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। Plastic means permanent deformation, give the permanent deformation to the material. For example, in this diagram, ठीक है, ये आपकी कोई रोड है, कोई थिक मटेरियल है और उसको क्या कोई पर्टिकुलर शेप देनी है, तो एक नीचे मेटल का ब्लॉक रखा हुआ है, एक मेटल का ब्लॉक ऊपर है, ये फिक्स है ग्राउंड के साथ, और इसको क्या किया जा रहा है, जो अपर मेटेलिक ब्लॉक है, वी आर अप्लाई द फोर्सेज ऑन द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड वी आर आल्सो रोटेटिंग, ठीक है, इसको हम रोटेट भी कर रहे हैं बाय यूजिंग द क्रेन। ये क्रेन का जा है, दैट्स अ क्रेन, इसके पीछे क्रेन थी, डायग्राम में नहीं आई, ठीक है, तो बाय द क्रेन, ठीक है, वी आर रोटेटिंग, हम इसको रोटेट भी कर रहे हैं। व्हाई वी आर रोटेटिंग बिटवीन दिस टू ब्लॉक्स, जो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस टू ब्लॉक्स इज नोन एज अ डाई, ठीक है, जिन मेटालिक ब्लॉक से आप मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हो, दैट मेटालिक ब्लॉक इज नोन एज अ डाई। उन मेटालिक ब्लॉक्स को हम क्या बोल देते हैं, डाई वर्ड बोलते हैं। डाई वर्ड कंटिन्यूअसली आएगा फोर्जिंग के अंदर, तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डाई? डाई इज ए मेटालिक ब्लॉक्स, बाय यूजिंग दैट यू अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द मटेरियल, जिनका प्रयोग यूज करके आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे, या वो कोई और फोर्स पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंप्रेसिव कर रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स बोल दिया। एंड व्हाई वी आर रोटेटिंग, इसको रोटेट क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई द फोर्स एट रिक्वायर्ड लोकेशन। अभी हमें इसको यहाँ से डिफॉर्म करना है, हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, अब हमें क्या करना है, इस साइड से डिफॉर्म करना है, सर्कुलर शेप देनी है, तो सर्कुलर शेप मतलब क्या है, वी अप्लाई द फोर्स 360 डिग्री, 360 डिग्री के ऊपर, तो वी रोटेट अबाउट 5 डिग्री, 5 डिग्री रोटेट कर देंगे फॉर एग्जांपल, एंड अगेन वी अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट लेंथ इज इंक्रीज एंड इट गेन द सर्कुलर शेप, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आ जाएगा, सर्कुलर शेप आ जाएगा, लाइक दिस सर्कुलर शेप गेन करनी है, ठीक है। तो ये आपका एक रियल डायग्राम दिखाया गया था जो इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट होता है। तो यहाँ पर देखो, अपर मेटेलिक ब्लॉक इसको अपर डाई बोलते हैं, जो लोअर आपका मेटेलिक ब्लॉक है इसको लोअर डाई बोलते हैं, और ये जो वर्क पीस है, ठीक है, जो आपका मटेरियल है जिसको डिफॉर्म करना है, दैट इज नोन एज अ वर्क पीस, ठीक है। जनरली जो लोअर डाइज होती है दे आर फिक्स, वो मूवमेंट नहीं करती, ठीक है, अपर वाली डाई क्या करती है, मूवमेंट करती है, ठीक है, वी अप्लाई इट कंटीन्यूअसली डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब दैट इज ए मूवेबल, ये मूवेबल है, ठीक है, जिसके पास फोर्स है और वेलोसिटी भी है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ फोर्जिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? Okay, and now I'm on the next slide. The next is advantage of a forging. जब भी बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, इट मींस वी आर कंपेयरिंग टू समवन, ठीक है, समथिंग, ठीक है, जब भी हम एडवांटेज बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, कास्टिंग से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट एडवांटेज, इट द फोर्जिंग या मेटल वर्किंग, ठीक है, जो फोर्जिंग बोल सकते हो आप यहाँ पर, विद अ पार्ट ऑफ ए मेटल वर्किंग और मेटल फॉर्मिंग, एडवांटेज ऑफ मेटल फॉर्मिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, फोर्जिंग आगे ऑब्लिक करके आप मेटल फॉर्मिंग भी कर लेना। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड हार्डनेस on the metal forming, increase the strength and hardness by strain hardening, ठीक है,
कहने का मतलब क्या है, पहले मैं स्ट्रेन हार्डनिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब क्या है, when you are apply the force, for example this is a mild steel, low carbon steel plate है, and you apply the tensile forces, आप इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, एंड यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट द डिग्री ऑफ डिफॉर्म, स्ट्रेन शो द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन क्या शो करता है, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन शो करता है। एंड व्हाट शो द स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस शो द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिफॉर्म स्ट्रेसेस बढ़ रही है, जैसे डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ रही है, देयर इज मोर स्ट्रेसेस रिक्वायर्ड, हमें ज्यादा स्ट्रेसेस की रिक्वायरमेंट है टू डिफॉर्म द मटेरियल, मटेरियल को ज्यादा डिफॉर्म करने के लिए। बट एट पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट आने के बाद जो भी पॉइंट है उसके बाद स्ट्रेसेस रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस, ठीक है, जो स्ट्रेसेस की रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज करती है। एंड आफ्टर दैट अगेन, ठीक है, सडनली द स्लोप इज इंक्रीज, सडनली अगेन फर्दर डिफॉर्मेशन, और फर्दर डिफॉर्मेशन यू रिक्वायर द मोर स्ट्रेसेस, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल को फर्दर डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा हमें फोर्स पर यूनिट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट रीजन इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। रीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, इस रीजन, ठीक है। हार्डनिंग मींस द मटेरियल इज गोइंग टू हार्ड, मटेरियल हार्ड हो गया है, मटेरियल मटेरियल की हार्डनेस भी बढ़ती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। स्ट्रेन का मतलब क्या है, बाय द डिफॉर्मेशन। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, हमने कोई कार्बन क्वांटिटी चेंज नहीं की मटेरियल के अंदर, कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं की, ठीक है। जनरली हमने पीछे दिखा था जब वन में स्टडी किया था कि जनरली जो कार्बन क्वांटिटी बढ़ाते हैं हम स्टील के अंदर, तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है। या हीट ट्रीटमेंट करके भी हम माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं और हार्डनेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन या तो हम यहाँ पर दोनों ही एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ रही है, ठीक है। अब आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद, and that is known as strain hardening. So in simple word, you can write that the strength and hardness of a material increase due to the deformation of a material. That is known as a strain hardening. ठीक है, तो ये this is possible only in the metal forming. सिर्फ metal forming में possible है, because in the casting we don't apply the forces. ठीक है, यहाँ पर जो मेटल को डिफॉर्म करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मेटल को रिक्वायर्ड शेप देने के लिए वी अप्लाई द फोर्सेस, हमें फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। और जनरली दिस फोर्सेस इज जस्ट लोअर देन द फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट जस्ट पहले तक हम अप्लाई करते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट तक चले जाएंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। यहां तक हम जनरली क्या करते हैं, फोर्सेस अप्लाई करते हैं। दैट इज अ बिग एडवांटेज। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इन इन एनी मशीन the component which faces the large quantity of forces generally made by the metal forming, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी मशीन के अंदर ऐसे कंपोनेंट जिनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होंगे ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, जब आपकी गाड़ी है, जैसे अभी आपको ऑटोमोबाइल है, ठीक है, और उस ऑटोमोबाइल में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, जिन पार्ट्स के ऊपर, ठीक है, गाड़ी का फोर्सेस अप्लाई होने वाला है, टॉर्क अप्लाई होने वाला है, जनरली सभी कंपोनेंट्स मेटल फॉर्मिंग से बनाए जाते हैं, so that they have more strength and hardness, ताकि स्ट्रेंथ और हार्डनेस और बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि आपका ये आपका पिस्टन, ये आपका सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, ये आपकी कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक है, ठीक है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस, ठीक है, दिस ऑल आर, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जब इसके ऊपर पेट्रोल आपका डीजल बर्न होगा तो पिस्टन विल बी डाउन, मूव डाउनवर्ड, ठीक है। तो द फोर्सेस विल बी ट्रांसमिटेड बाय कनेक्टिंग रोड, क्रैंक and your crankshaft. These all components are made by metal forming, forging, ठीक है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक, ठीक है, और आपकी ये जो है क्रैंक शाफ्ट है, इन सभी को हम किससे बनाते हैं, मेटल फॉर्मिंग से बनाते हैं, ताकि हमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिले। यदि कास्टिंग से कंपोनेंट बनाओगे तो जो स्ट्रेंथ हमें यहाँ मिलेगी वो स्ट्रेंथ कास्टिंग के थ्रू नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये स्ट्रेन हार्डनिंग कब होती है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन हम ये चाहते हैं कि मटेरियल के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन जब एक बार कंपोनेंट बनाकर गाड़ी में लगा दिया गया तो तब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तब उसकी शेप और साइज नहीं होनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं
जब हम किसी कंपोनेंट को बना रहे हैं तब हम क्या चाहते हैं कि फोर्स को अप्लाई करके उसको डिफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, लार्ज क्वांटिटी में फोर्स अप्लाई करना होगा, डिफॉर्म द मटेरियल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग? हेलो, ओके, नाउ इन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Next advantage is it reduce the internal voids and make the metal dense. Okay, for example, in the forging, this is there is a air pockets in the materials. कुछ जब इस metals को solidify करके कैविटी में ठंडा किया गया तो अंदर क्या एयर ट्रैप रह गई, और एयर ट्रैप रहने की वजह से इस तरह की एयर बबल्स बन गए। क्या बन गए? अंदर एयर ब्लो होल्स बन गए इनसाइड द मटेरियल। अब इसको क्या किया जा रहा है, मेटल फॉर्मिंग के अंदर शेप एंड साइज दी जा रही है। ठीक है, तो यू अप्लाई द फोर्सेस, आप क्या करोगे, फोर्सेस अप्लाई करोगे ऑन द compressive forces, for example you apply the compressive forces on the material, so what will be happen? ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं अराउंड दिस के चारों तरफ, दे विल बी मूव टू ईच अदर, वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था एयर बबल्स का, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, मेटेरियल की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज impurities get elongated with the grain. Generally, some unwanted materials are present in the metal. Impurities means unwanted materials. जैसे आपका स्टील के अंदर आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड इज इम्प्यूरिटीज क्योंकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एक्सट्रीमली पुअर एज कंपेयर टू लो कार्बन स्टील। तो वो क्या हो जाएगा हमारा आयरन ऑक्साइड, और दिस आयरन ऑक्साइड इज ट्रैप इनसाइड, और आयरन ऑक्साइड कहीं अंदर ट्रैप हो गया है आपके मेटेरियल के अंदर। ये देखो इस तरह से इसमें आ गया है, ठीक है, इज एलोंगेटेड। अभी देखो ये क्या है, तो ठीक है, यदि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर देखा जाए, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, ठीक है, व्हेन यू अप्लाई द फोर्सेस, जब आप फोर्सेस अप्लाई करोगे ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, तो जो जहां पर इम्प्यूरिटीज है वहां पर क्या है, जो आपका स्ट्रेंथ है दैट इज एक्सट्रीमली पुअर। तो ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो इफेक्टिव एरिया इज रिड्यूस, इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, तो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस प्लेन, इस रीजन के ऊपर यहाँ पर ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ गई हैं, और यहीं से फेलियर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, ठीक है, तो व्हेन यू अप्लाई द फॉर, ठीक है, forces, for example you apply the compressive forces on the material, ठीक है, that is going to elongate it, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये यहां से डिफॉर्म होकर कुछ इस तरह की शेप गेन कर लेगा। ठीक है, मटेरियल के क्या होगा, मटेरियल इज, जब आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे तो विड्थ कम होगी, विड्थ विल बी डिक्रीज, और लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इलोंगेटेड। जो इम्प्यूरिटीज थी दैट इज आल्सो इलोंगेटेड इन द सेम डायरेक्शन, वो भी क्या हो जाएंगी, सेम डायरेक्शंस के अंदर इलोंगेटेड हो जाएंगी। अब देखो उस प्लेन के अंदर जो एरिया था वो डिक्रीज कर गया है, उस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जो एरिया था उस प्लेन के पैरेलल क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज रिड्यूस, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इट मींस जो इसका इफेक्ट था उस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोर रीजन, वो ज्यादा रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, तो स्ट्रेस एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं हो, so that is the advantage, means input is get elongated with the grains. Next is grain flow in particular directions. What is the meaning of this? ठीक है, यदि हम ग्रेन्स का डायग्राम ये बनाएं, जो ग्रेन्स न्यूटन 1 में स्टडी किए थे, ग्रेन्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल, दैट इज द ग्रेन्स फॉर एग्जांपल्स, इस तरह से कुछ बना लिया हमने। एंड व्हेन यू अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है, फॉर द डिफॉर्मेशन, जब आपने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किए फॉर द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के लिए, दैट विल बी इलोंगेटेड। अब डायग्राम इधर बना रहा हूं, ठीक है, तो दैट विल बी, क्या हो जाएगा सेम, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल द क्रिस्टल, सबके क्रिस्टल की लेंथ बढ़ जाएगी और थिकनेस कम हो जाएगी,
तो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएंगे, दैट विल बी लुक लाइक दिस। ठीक है, एवरी ग्रेन्स थिकनेस एंड विड्थ विल रिड्यूस एंड लेंथ विल बी इंक्रीज। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी मेटल की लेंथ बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। और जिस डायरेक्शन में इलोंगेटेड हुए हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेंथ इज इंक्रीज मैक्सिमम। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो इंप्रूव होगी मैक्सिमम उसी डायरेक्शंस के अंदर होगी जिस डायरेक्शंस के अंदर आपके ग्रेन्स इलोंगेटेड हुए हैं, क्रिस्टल इलोंगेटेड हुए हैं, एंड दैट इज नोन एज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस द फोर्सेस अप्लाइड ओनली इन दिस डायरेक्शन। जो आपके फोर्सेस अप्लाई होंगे सिर्फ इस डायरेक्शन में अप्लाई होंगे, इस पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में। तो अदर टू डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई नहीं होंगे, तो हमें अदर टू डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स, हमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट है ओनली इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मैकेनिकल इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है मेटल फॉर्मिंग उसको भी अचीव करनी है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन ए कास्टिंग। डायरेक्शनल मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनहांसमेंट इज नॉट पॉसिबल इन ए कास्टिंग। वो कास्टिंग में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर ग्रेन किसी भी डायरेक्शन में इलोंगेटेड नहीं होती, आपको ग्रेन कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे यहाँ पर डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम के अंदर। और जबकि मेटल फॉर्मिंग के बाद डायग्राम आपको ग्रेन्स जो है वो इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे कि एक डायग्राम दिखाया गया है, ये इस तरह से ग्रेन इलोंगेटेड हो गए हैं, ग्रेन्स आर इलोंगेटेड। ठीक है, यहाँ पर भी एक कोई कंपोनेंट है उसमें ग्रेन्स दिखाएंगे, दैट इज द ग्रेन्स। ये मशीनिंग का है, जो सेकेंडरी प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर देखो ग्रेन्स कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये ग्रेन यहाँ तक है फिर ब्रेक हो गया, जब इसमें ग्रेन्स क्या है कंटिन्यूअस इन द सेम डायरेक्शन, लगातार एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर ग्रेन्स की डायरेक्शंस हैं। और जिस डायरेक्शन में ग्रेन्स होंगे आपके डायरेक्शंस होंगी, elongations of grains होगा, उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी। इज इट क्लियर? हेलो, ओके। द नेक्स्ट इज यानी वेस्टेज इज वेरी लो एज कंपेयर टू कास्टिंग, क्योंकि वहां पर रनर राइजर भी बनते हैं सॉलिड मेटल के, उनको काट कर अलग करना पड़ता है। जब मोल्टन मेटल डालोगे कास्टिंग के अंदर तो क्या होगा, कैविटी फिल होगी मोल्टन मेटल से, रनर के अंदर मोल्टन मेटल रहेगा, राइजर में मोल्टन मेटल रहेगा, और वो भी साथ में सोल्डिफाइड, उनको बाद में हेक्सा से कट करके अलग करना पड़ता है और दोबारा से मेल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर वेस्टेज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वेस्टेज बहुत कम है। द प्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई केविटी क्रिएट नहीं करनी, रनराइजर्स नहीं बनाने। ठीक है, कास्टिंग के अंदर इट टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, रनराइजर्स जितना अच्छा केविटी बनाएंगे उतनी अच्छी कास्टिंग बनेगी। ठीक है, तो केविटी को तो मैक्सिमम टाइम लगता है केविटी क्रिएशन में लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई केविटी नहीं बनानी, जस्ट वी अप्लाई द फोर्सेज, द प्रोडक्शन रेट इज वेरी फास्ट, गुड इकोनॉमी फॉर मास प्रोडक्शन। ठीक है, जो डाइज होती है ना कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो दो चार पीस बनाने हैं तो मेटल फॉर्मिंग इज नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, यदि आपको 1000 में पीस बनाने हैं देन मेटल फॉर्मिंग इज मोर अप्रोप्रिएट देन द कास्टिंग, कास्टिंग से ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम कहाँ आती है मेटल फॉर्मिंग के अंदर, कास्टिंग ब्रिटल मटेरियल को क्या कर सकती है, जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उनको भी शेप दे सकती है। ये जो कास्ट आयरन इज ब्रिटल मटेरियल, तो ठीक है उसको मेल्ट करके हम कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मेटल फॉर्मिंग ऑफ कास्ट आयरन इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, वो डिफॉर्म नहीं होता लार्ज क्वांटिटी में। आप जबरदस्ती करोगे इसके साथ तो ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज ऑफ कास्ट आयरन इज वेरी डिफिकल्ट, गेन करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, दूसरा कॉम्पैक्ट शेप। ठीक है, शेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कर्वेचर बहुत ही ज्यादा आपके वेरी कर रहे हैं, उस कंडीशंस में भी कास्टिंग इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो मेटल फॉर्मिंग के थ्रू हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप को नहीं बना सकते। दैट इज द सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए मेटल फॉर्मिंग। द नेक्स्ट इज मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, किस बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, कि जब हम उसको ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल, कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे मटेरियल के ऊपर फॉर द डिफॉर्मेशन, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, उसको बेस बनाकर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया है।
that is classified in two parts. The first is hot working and the second is cold working. The hot working means heating the material, the workpiece above the recrystallization temperature. What is the recrystallization? That will be discussed in the next slide. And what is the cold working? Heating the below the recrystallization temperature. ठीक है, यदि आपका जो टेम्परेचर है वर्क पीस का या मटेरियल का, ठीक है, दैट इज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, दैट इज कोल्ड वर्किंग. और ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, 2.5 मार्क्स. बस इतना ही लिखना है आपको. टेम्परेचर इज of workpiece and materials above the recrystallization and below the recrystallization is known as a hot and cold working simultaneously. अब आते हैं कि पहले समझते हैं कि recrystallization टेम्परेचर होता क्या है. Recrystallization word two words से बना. Re means again और crystallization means to form the crystal. ठीक है, crystal means arrangement of atoms. ठीक है, जब प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एटम्स के अंदर, देन वी यूज द वर्ड क्रिस्टल. तब उसको शो करने के लिए हम क्रिस्टल वर्ड यूज करते हैं. री मींस अगेन. अगेन मतलब इसका मतलब पहले से भी क्रिस्टल बने हुए थे, अब दोबारा से क्या कर रहे हैं, अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, दिस इज योर मटेरियल. कोई आपके पास मटेरियल्स है और यहाँ पर क्या बने हुए, क्रिस्टल्स बने हुए हैं. एंड दिस क्रिस्टल इज नोन एज द ग्रेन. इन क्रिस्टल्स को हम ग्रेन बोल देते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जांपल योर आयरन, तो वहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी. ठीक है, दैट इज लाइन इज नोन एज द ग्रेन बाउंड्रीज एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन यूनिट नंबर 1. ठीक है, यूनिट नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस किया हमने. दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अवेलेबल एट अ रूम टेम्परेचर व्हेन यू स्टार्ट टू गिव द हीट. ठीक है, जैसे आप इसको हीट करना शुरू करते हो टू द मटेरियल, व्हेन यू स्टार्ट टू गिव द हीट टू द मटेरियल एंड टेम्परेचर इज राइज्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एटम्स, जो एटम्स इनके अंदर हैं, ठीक है, जहां पर जो एटम्स हैं, यूनिट सेल्स यूनिट सेल्स जो बने हुए हैं. फॉर एग्जांपल आयरन के अंदर बीसीसी यूनिट सेल है, दैट स्टार्ट टू रीअरेंज अगेन इन ए सॉलिड स्टेट. ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर तक नहीं गए हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर से बहुत नीचे अभी. ठीक है, एटम्स अपने आप को रीअरेंज करना शुरू कर देते हैं. रीअरेंज क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. जहां पर वो है वहां पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है अभी, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन. जनरली क्या होती है, मटेरियल्स की जो के ऊपर जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर डिफॉर्मेड, वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं बाय समहाउ, किसी वजह से. और उसकी वजह से वो क्या है, वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशंस में नहीं है. इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो इसका मतलब जैसे एनर्जी मिलेगी, दे स्टार्ट टू मूव, दे स्टार्ट टू डिफ्यूज. ठीक है, एटम्स अपने अपनी बॉडीज को लूज करेंगे. स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे आयरन का बीसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बीसीसी ही रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, स्ट्रक्चर बीसीसी ही रहेगा, बस ये अरेंजमेंट दोबारा से कर लेंगे. जो अंदर अरेंजमेंट क्या कर लेंगे, वो ये स्टार्ट टू अगेन टू रीअरेंज, अपने आप को अरेंज दोबारा से करेंगे. दैट इज नोन एज द रिक्रिस्टलाइजेशन. और जिस टेम्परेचर पे ये होना शुरू हो जाता है, द टेम्परेचर इज नोन एज द रिक्रिस्टलाइजेशन. न्यू क्रिस्टल और ग्रेन फॉर्म एंड ओल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, पुराने वाला जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है, रहेगा बीसीसी का बीसीसी. यदि फॉर आयरन के एग्जांपल बात करें तो अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड फोर्स. ठीक है, आपने क्या हुआ है, एनर्जी दी है, एंड दैट इज दैट टेम्परेचर इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, जनरली दिस टेम्परेचर इज 1/3 to 1/5 ऑफ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स. जो आपकी मेटल्स होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट का 1/3 से लेकर 1/5 तक होता है. ठीक है, ठीक है, इस रेंज के अंदर होता है. जनरली डिपेंड करता है कि ऑलरेडी जो क्रिस्टल्स थे हमारे, वो कितने डिफॉर्म थे. ठीक है, पहले से फिर डिफॉर्मेशन कितनी ज्यादा थी क्रिस्टल्स के अंदर, मींस हाउ मच दे अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से कितने दूर थे. जितना ज्यादा डिफॉर्म्ड होंगे, उतना ज्यादा वो जल्दी क्या करेंगे, रीचनेस टेम्परेचर जल्दी अचीव कर लेंगे. तो जो आपका जैसे लो कार्बन स्टील है, उसका मेल्टिंग आपका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, वो लगभग 500 डिग्री के आसपास स्टार्ट होता है. ठीक है, इट डिपेंड ऑन द कार्बन क्वांटिटीज. कार्बन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और साथ में डिपेंड करता है कि मटेरियल के अंदर ऑलरेडी कितना डिफॉर्मेशन थी. तो 500 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट, ठीक है, दैट आर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ ए लो कार्बन स्टील. द नेक्स्ट इज लेड एंड टी.
लेडेंट टिन्स का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो जनरली रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो यदि आप लेड और टिन को रूम टेम्परेचर के ऊपर ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उनकी क्या होती है, हॉट वर्किंग होती है। लेकिन आपको यदि आयरन को 200 डिग्री तक भी गर्म कर लेते हो, लो कार्बन स्टील को 200 डिग्री तक भी गर्म कर लेते हो, 200 डिग्री सेल्सियस तक भी, और उसके बाद भी आप उसको क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ कोल्ड वर्किंग। तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड वर्किंग बोलेंगे, ठीक है। तो कोल्ड और हॉट का मीनिंग जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, आपका क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से, ठीक है। तो आयरन तो आपका लो कार्बन स्टील 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी कोल्ड वर्किंग है, और लेड और टिन का रूम टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर भी हॉट वर्किंग है। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज यूर व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ हॉट वर्किंग, ठीक है, क्या क्या फायदे हैं हॉट वर्किंग करने से, ठीक है। इन ए हॉट वर्किंग वी डोंट गेन द स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग का जो पीछे आपको डायग्राम दिखाया था, जो रीजन दिखाया था, वो गेन नहीं होता। स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन हो गया है, ठीक है, नो स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। जो स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है, इधर टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ज्यादा है तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, और जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस में गेन होती है मेटल फॉर्मिंग के थ्रू, वो गेन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वी रिक्वायर द लेस फोर्सेस टू डिफॉर्म द सेम डिफॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है, जैसे प्लेट, और इसको आपको डिफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज करनी है, अप्लाई द टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाने के लिए। यदि आप हॉट वर्किंग कर रहे हो तो यहाँ तो मटेरियल स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफॉर्मेशन के साथ मटेरियल हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मटेरियल इज नॉट गोइंग टू स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड ड्यूरिंग, ठीक है, विद द डिफॉर्मेशन। बट इफ दिस इज कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग है, ठीक है, और आपने फोर्स अप्लाई किया, तो व्हाट विल बी हैपन, ठीक है, एवरी स्टेप ऑफ डिफॉर्मेशन, एवरी डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, मटेरियल इज गोइंग टू मोर स्ट्रॉन्गर, मोर एंड हार्डर, ठीक है। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज्यादा हार्ड होगा। तो ठीक है, तो हर एक फर्दर स्टेप ऑफ डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आपको डिग्री डिफॉर्मेशन किया, फिर नेक्स्ट टू डिग्री डिफॉर्मेशन, फिर थर्ड डिग्री, फिर फोर्थ डिग्री, ठीक है, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी यू रिक्वायर द मोर फोर्सेस, ठीक है। तो हॉट वर्किंग में हमें कम फोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू द कोल्ड वर्किंग, ठीक है। द नेक्स्ट इज डक्टिलिटी एंड टफनेस इज इंप्रूव्ड बिकॉज द एटम्स आर रीअरेंज, तो एटम्स अपने को रीअरेंज कर लेते हैं, और इन बाउंड्रीज दोबारा से डेवलप हो जाती है प्रॉपरली, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है, डक्टिलिटी और टफनेस इंप्रूव होती है। जहां पर इम्पैक्ट लोडिंग होगी मटेरियल के ऊपर, यदि इस तरह के कोई कंपोनेंट्स बनाने हैं, देन वी गो फॉर द हॉट वर्किंग, हम हॉट वर्किंग को प्रेफर करते हैं। लार्जर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाई करके यू कैन गिव द मोर डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन। brittle material can be hot one. The one property of brittle material is that when you rise the temperature above the recrystallization temperature, their brittleness start to reduce. मेटल की जो ब्रिटलनेस है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, डक्टिलिटी स्टार्ट टू इंप्रूव, डक्टिलिटी इंप्रूव होना शुरू कर देती है, और जब डक्टिलिटी इंप्रूव होगी तो यू कैन डिफॉर्म द मटेरियल, ठीक है। डक्टिलिटी को किसको शो करती है, डिफॉर्मेशन को शो करती है अंडर द टेंसाइल फोर्सेस, अंडर द टेंशन, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल्स को यदि हमें करना है, जैसे कास्ट आयरन है, जिसको स्मॉल क्वांटिटी में डिफॉर्मेशन देनी है, लार्ज क्वांटिटी में तो हम उसको डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, स्मॉल क्वांटिटी में हमें उसको डिफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, वी गो फॉर द हॉट वर्किंग, हम हॉट वर्किंग को प्रेफर करेंगे। द नेक्स्ट इज नो रेजिडुअल स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, when you apply the forces on the जैसे ग्रेन या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ऐसे बना लेते हैं जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, when you apply the force throughout the material, पूरे मटेरियल के अंदर है आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, when you apply the forces, for example you apply the compressive forces,
that will be all the unit cells inside that, जो भी unit cells हैं यहाँ पर, they don't experience the equal deformation practically क्या नहीं होती, सभी यूनिट इक्वल डिफॉर्म नहीं होती। तो ये जो डायग्राम है इसको मैं बाहर अलग से बनाता हूँ, ये जो डायग्राम है यूनिट सेल्स का है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट सेल्स एक दूसरे से बाइंड है, पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे वन यूनिट सेल, यूनिट नंबर 2 यूनिट सेल, थर्ड यूनिट सेल, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर जो एटम्स हैं फॉर एग्जांपल्स दे आर मूविंग, ठीक है। आप जिसको कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ विल बी इंक्रीज, और विड्थनेस क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये एटम्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, ये एटम्स इधर मूवमेंट कर रहा है और ये एटम इधर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। बट द इसी यूनिट सेल्स में जो अदर यूनिट एटम्स हैं दे डोंट एक्सप्लेन द सेम डिफॉर्मेशन, ठीक है। यदि इन्होंने बोले वन यूनिट डिफॉर्मेशन, टू यूनिट डिफॉर्मेशन मूवमेंट की है, टू यूनिट डिफॉर्मेशन की है, तो पीछे वाली यूनिट फॉर एग्जांपल इज डिफॉर्म इज ओनली वन यूनिट, वो क्या कर रहे हैं, वन यूनिट डिफॉर्मेशन हो रही है, मतलब दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली वन यूनिट अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी चेंज, और बॉन्ड लेंथ चेंज होते ही क्या हो जाएगा, अनइक्वल फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस विल बी सेट अप, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं एटम्स के बीच में वो सेटअप हो जाएंगे परमानेंटली, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस विल बी सेट अप बिटवीन द एटम्स, दैट इज दिस टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज द रेजिडुअल स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ठीक है, रेजिडुअल फोर्सेस सेट, रेजिडुअल मींस जो पीछे रह गए हैं मटेरियल के अंदर, ठीक है। जब आप इन फोर्सेस को रिमूव कर लोगे, अप्लाइड फोर्सेस को रिमूव कर लोगे, उसके बाद भी ये आपके क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे फोर्सेस, दैट इज नोन एज द रेजिडुअल स्ट्रेसेस, इनको रेजिडुअल स्ट्रेसेस बोलते हैं। लेकिन ये आपका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन से ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर इज मोर देन रिक्रिस्टलाइजेशन, तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, यूनिट सेल दोबारा बनेगी, यूनिट सेल इज कंस्ट्रक्टेड अगेन, दोबारा से यूनिट सेल क्रिएट हो गई, तो एटम्स अपने आप को दोबारा से क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है दैट विल बी रिमूव्ड, एंड दैट इज नोन एज द, दैट इज द एडवांटेज ऑफ ए हॉट वर्किंग। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, ठीक है, रैपिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। मटेरियल गर्म है, सरफेस जैसा को डायग्राम में दिखाया था, तो यहाँ पर इस डायग्राम में, ठीक है, इसको क्या किया, हिट अप किया गया है, ठीक है। खाली देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि हॉट वर्किंग है कोल्ड वर्किंग है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल और उसका रिक्सटाइज टेम्परेचर क्या है। लेकिन जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है दैट कैन इजीली अटैक टू द मटेरियल, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है, हाँ बोलो, अच्छा अब आ रही है, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन, हाँ, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि हॉट है कोल्ड वर्किंग है, बट द इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन इजिली अटैक टू द हीटेड मटेरियल, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ऑक्सीजन उतना ही इजिली अटैक कर पाएगी और आपके मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना पाएगी, ठीक है। और ऑक्साइड इज ब्रिटल मटेरियल, ऑक्साइड क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, तो जब इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा, ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के साथ, ठीक है। तो वहां पर क्या बन जाएंगे आपके, रफ सरफेसेस बन जाएंगे, रफ सरफेसेस ऑन द सरफेसेस, ठीक है, रफ सरफेस आएंगे ऑन द आउटर रीजन, जो आउटर रीजन है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द हॉट वर्किंग, ये हॉट वर्किंग के साथ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ठीक है, तो रफ सरफेस बनेंगे, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हाँ बोलो, हॉट वर्क का मतलब क्या है कि आपने मेटेरियल को गर्म किया है, ठीक है, ये है ना, मतलब टेम्परेचर कोल्ड वर्किंग के कंपेरिजन में ज्यादा है, टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू द कोल्ड वर्किंग, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मटेरियल का, ऑक्सीजन कैन इजिली अटैक टू द मटेरियल, ठीक है, उतना जल्दी ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्ट करेगी इसके साथ मटेरियल के सरफेस, मटेरियल सरफेस के ऊपर, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑक्सीडाइज बनाएंगे, जैसे स्टील है तो रिएक्ट करके क्या बना देगी, आयरन ऑक्साइड बना देगी, और आयरन ऑक्साइड इज ए ब्रिटल मटेरियल, आयरन ऑक्साइड क्या एक ब्रिटल मटेरियल है, तो जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होंगे, इट विल बी ब्रेक फ्रॉम द सरफेस, और टूट जाएगा सरफेस से, और वहां पर क्या बन जाएंगे, जिग जैग
कर्वेचर आ जाएंगे सरफेस के ऊपर, तो रफ सरफेसेस बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, जितना ज्यादा गर्म करोगे मेटल का थर्मली क्या करेगा, एक्सपेंड भी करेगा, और जब वो रूम टेम्परेचर पर आएगा, ठीक है, ठीक है, गर्म क्यों किया है, ताकि हमें कम फोर्स अप्लाई करने पड़े, इसलिए में हॉट वर्किंग करते हैं मेनली। ठीक है, लेकिन थर्मल गर्म किया तो थर्मल एक्सपेंड भी करेगा, और आप फोर्स अप्लाई करके भी उसको क्या कर रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो। डिफॉर्मेशन दो वजह से हो रही है, एक थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रही है, और एक आपके अप्लाइड फोर्सेस की वजह से हो रही है। लेकिन जब उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आओगे तो थर्मल एक्सपेंशन क्या हो जाएंगे, दे विल बी रिमूव, क्योंकि मेटेरियल दोबारा से क्या कर देगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस को हमें एक साथ हैंडल करना है टू गेन द फाइनल डायमेंशन। प्रोडक्ट के फाइनल डायमेंशन गेन करने के लिए एट रूम टेम्परेचर, तो हमें ये भी देखना होगा कि व्हाट इज द थर्मल एक्सपेंशन इन द मटेरियल, और साथ में ये भी देखना होगा कि हाउ मच deformation is possible under the forces. ठीक है, due to the reasons the dimensional accuracy is poor in a hot working condition. The next is equipment handling and maintenance cost is high as compared to the hot working. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्रेन्स जो भी हैं, दे स्पेशली डिजाइन फॉर द हाई टेम्परेचर। क्योंकि जब मान लीजिए आप स्टील यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री से ज्यादा है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, मटेरियल को होल्ड करने वाला होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो डाई के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, डाई भी तो किसी मेटल से बने हुए हैं ना, डाई जो है वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज आल्सो सम मेटल, कोई कोई मेटल है। ठीक है, उनको उनका जो मटेरियल सिलेक्शन है, उनका जो डिजाइन है, वो सब क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द कोल्ड वर्किंग। ठीक है, बिकॉज दे आल्सो फोर्सेस को हैंडल करना है, साथ में किसको करना है, टेम्परेचर को भी हैंडल करना है, हाई टेम्परेचर को भी। इसलिए से कॉस्ट क्या हो जाता है, जनरली बढ़ जाता है ऑफ ए इक्विपमेंट हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इन ए कोल्ड वर्किंग एवरीथिंग इज सेम, बस जो हॉट में नहीं है, जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर क्या बन जाएंगी, एडवांटेज बन जाएंगी, और वहां पर जो डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर